हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल क्या देखा बेटा कि कैसे जो था नई नई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कैसे मॉडर्न एप्लीकेशंस यूज की जा रही है ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए और डिमांडिंग पॉपुलेशंस की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन क्या था बेटा, ये जो पुरानी जितनी भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे ना, ये उन इतनी डिमांड्स को इतनी एफिशिएंटली इतना क्विकली फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए क्या हुआ, अब कई सारी टेक्निक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया, ताकि हम क्या करें कि उतना जितना डिमांड फटाफट फटाफट आ रही है ना, उतनी ही डिमांड से हम क्या कर सके, उस चीज की सप्लाई लोगों तक पहुंचा सके। तो अब हमारे जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या इनिशिएट कर दिया, हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि हम प्लांट की कोई एक पर्टिकुलर टिश्यू को कल्चर करेंगे ताकि हमें क्या मिल सके, प्लांट मिल सके। ठीक है, तो ये जो टेक्निक थी हमारी सबसे पहले जिन्होंने इनिशिएट करी थी वो थे हमारे गॉटलिब हैबर्टलैंड। ठीक है, तो हमारे से ये क्वेश्चन बेसिकली पूछ लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, गॉटलिब हैबर्टलैंड first initiated it in 1902। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है सबसे पहले किसने इनिशिएट करा था, तो हम क्या कहेंगे, हमारे थे गॉटलिब हैबर्टलैंड। ठीक है, अब क्या होता है बेटा प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर कि मेरे पास कोई प्लांट है, ये मेरे पास एक कोई प्लांट है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसकी मैंने कोई भी टिश्यू ले ली, हो सकता है मैंने इसकी शूट ले ली हो, या हो सकता है मैंने इसकी रूट ले ली हो, या मैंने इसकी लीव्स ले ली हो। तो अगर मैं इसका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट प्लांट का ले रही हूँ, प्लस फिर मैं उसको क्या कर रही हूँ, किसी एक कल्चर के अंदर ग्रो कर रही हूँ। ठीक है, मैंने उस कल्चर के अंदर इसको क्या कर दिया, ग्रो कर दिया, और मैंने क्या देखा कि उस पर्टिकुलर जो पार्ट मैंने लिया है, आइदर इट इज लीव शूट रूट, कुछ भी जो भी मेरा पार्ट है जो मैंने उससे लिया, तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास ना वो पर्टिकुलर प्लांट ना फॉर्म हो गया है। क्या हो गया है, फॉर्म हो गया है। जैसे मैंने जितनी भी टिश्यूज ली थी उससे मेरा पर्टिकुलर प्लांट फॉर्म हो गया। तो यही है हमारा प्लांट टिश्यू कल्चर। तो हम क्या कह सकते हैं, any part of the plant tissue can be taken and grow into a defined culture media under a physical and optimal conditions to get a plant। ठीक है, उसको अपन क्या कह देंगे, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं द कल्चर ऑफ प्लांट सेल टिश्यू रूट stems leaves in a artificial chemical media। ठीक है, अपन एक पर्टिकुलर केमिकल मीडिया के अंदर उसको ग्रो करेंगे अंडर फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस। ठीक है, जिस भी कंडीशन में हम उसको ग्रो कर रहे हैं, उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा पीएच चाहिए, उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, हम वो सारी चीजें उसके वहां पे ध्यान रखेंगे, इज नोन एज प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो हमसे अगर कोई पूछ लेता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे कि हम किसी भी प्लांट सेल को, किसी भी टिश्यू को, किसी भी रूट को, किसी भी स्टेम को या लीव्स के प्लांट के पार्ट को अगर किसी न्यूट्रिएंट मीडिया में ग्रो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर, ताकि मुझे मेरा एक प्लांट मिल सके, एक प्लांट नया प्लांट मिल सके, उसी को मैं क्या कह दूंगी, प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, अब बात आती है कि एक्सप्लांट क्या होता है। ठीक है, तो एक्सप्लांट हमारा क्या होगा, वो प्लांट जिसकी मैंने क्या लिए हैं, वो पार्ट्स लिए हैं, ताकि मैं क्या कर सकूं, मेरे प्लांट को ग्रो कर सकूं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं एक्सप्लांट का, ये मैं रब कर देती हूँ, है ना। एक्सप्लांट में हम क्या कह सकते हैं, एनी पार्ट ऑफ प्लांट विच इज टेकन टू ग्रो अ न्यू प्लांट इज नोन एज द एक्सप्लांट। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है एक्स प्लांट यानी कोई पुराना एक ऐसा प्लांट रहा होगा जिसकी कुछ बात हो रही है। तो एक्स
प्लांट, ठीक है। एक्स प्लांट क्या हो जाएगा, एनी पार्ट ऑफ विच प्लांट इज यूज्ड फॉर अ टिश्यू कल्चर, ठीक है। कोई भी प्लांट जो काम में आया हो टिश्यू कल्चर के लिए उसको मैं क्या कह दूंगी, एक्स प्लांट। अब प्लांट सेल के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्लांट सेल कैसा होता है। तो प्लांट सेल की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले बेसिकली ये क्या होते हैं, हमारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स के साथ साथ मैं इसके अंदर क्या कह सकती हूँ, यहाँ पे हमारे सेंट्रियोल जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन इट, ठीक है। इसी के साथ हम सेल वॉल की बात करते हैं, तो कुछ प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, कुछ कुछ प्लांट की हेमीसेल्यूलोज से बनी हुई होती है, किसी की पेक्टिन से बनी हुई होती है, नहीं। तो ये कुछ जो है वो हमारी बनी हुई होती है। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन एंड सम मेनली और किसी किसी में किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन की, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये हमें बता रखा है कि इस पर्टिकुलर चीजों की हमारे सेल वॉल बनी होती है। अब हमारे से अगर बेसिकली पूछ लेते हैं कि इसमें और क्या होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें विक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, विक्यूल्स होते हैं, whose membrane इज नोन है, जिसकी मेम्ब्रेन को अपन क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। तो इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम ये होता है कि यूजफुल न्यूट्रिएंट जो होता है ना सॉरी, यूजफुल न्यूट्रिएंट जो होते हैं ना, उसको तो ये क्या कर लेगा, अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसी के साथ जो वेस्ट पार्ट होता है पूरी प्लांट बॉडी का, वो बाहर की साइड में रिमूव कर देता है। तो इसका मेन काम क्या होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, और इसी के साथ अपन कह सकते हैं स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन सबको ये स्टोर करता है। अब बात आती है हमारी प्लांट सेल की, और हम क्या कह सकते हैं कि प्लांट सेल्स जो होते हैं ना हमारे टोटीपोटेंट होते हैं। कैसे होते हैं, प्लांट सेल्स आर टोटीपोटेंट। इसके अंदर क्या होता है, टोटीपोटेंट वो होते हैं जहां पे एक सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कई सारी सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो सकती है। तो उस प्रॉपर्टी को अपन टोटीपोटेंसी कह देंगे, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, सेंट्रल एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल होती है, हो सकता है वो सेल्यूलोज की बनी हुई हो, हेमीसेल्यूलोज की बनी हो, पेक्टिन की बनी हो, लिग्निन की बनी हो। विक्यूल्स होते हैं जिसकी मेम्ब्रेन को अपन टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो वेस्ट को रिमूव करती है। इसी के साथ में कुछ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन, ये सब क्या करती है बेटा, अपने अंदर स्टोर रखती है, विच इज हेल्पफुल फॉर अ प्लांट सेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी के साथ मैंने क्या कहा था, ये टोटीपोटेंट होते हैं। अब टोटीपोटेंसी क्या होती है, किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था, या किसने सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, तो ये सब चीजें हम इसके अंदर अब देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या आ जाता है, टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी की अगर अपन बात करेंगे, तो मैंने क्या कहा था कि इसके अंदर एक सेल जो होता है उसके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे वैसे फॉर्म कर सकता है। तो टोटीपोटेंसी, ठीक है, टोटीपोटेंसी। अब इसको जो सबसे पहले हमारे करा था वो कौन थे, किसने डेमोन्स्ट्रेट करा था, इट इज फर्स्टली demonstrated by F.C. Stewart and J. Renard in carrot स्लाइसेस, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा था, हमारे कैरेट की स्लाइसेस के अंदर ये टोटीपोटेंसी को ऑब्जर्व करा था। तो अगर हमसे आप कोई पूछता है कि बताओ हमें टोटीपोटेंसी को सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट करा था और किसके अंदर करा था, हम कह देंगे एफ.सी. स्टीवर्ट और जे. रिनार्ड जो थे, इन्होंने कैरेट की स्लाइसेस के अंदर क्या करा था, सबसे पहले इसको बताया था। इसी के साथ में क्या कह देती हूं, इन्होंने क्या देखा था,
स्टेबल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इन्होंने सबसे पहले क्या देखा था कि हमने क्या करी, एक में पहले कैरेट की स्लाइस ले ली। अब मैंने थोड़े टाइम बाद जब इसको मैंने कल्चर मीडिया में किसी में ग्रो कराया तो मैंने क्या देखा, सेल एग्रीगेशन हो गया, बहुत सारी सेल्स जो है एग्रीगेट कर गई है। इसके बाद मैंने क्या देखा, हर एक सेल जो है वो क्या कर रही है, एक प्लांट में क्या हो रही है, ग्रो हो रही है। तो एक सेल के अंदर ही कितनी कैपेबिलिटी है कि वो एक पूरे प्लांट में जा सकती है, ग्रो हो सकती है, उसी को मैं क्या कह दूंगी, मेरी टोटीपोटेंसी। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व करा था, किसमें करा था, कैरेट स्लाइसिस के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, इन्होंने क्या कह सकते हैं टोटीपोटेंसी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड and differentiate into all type of cell of a body in an organism। ठीक है, ये क्या कर सकती है, सारी तरह की जो सेल्स है उस तरीके से वो क्या कर सकती है, बना सकती है। तो ये था मेरा क्या, टोटीपोटेंसी। अब मेरे को पता है कि अगर मैं कोई प्लांट टिश्यू कल्चर कर रही हूँ, मुझे उसके लिए कई सारी कंडीशंस की जरूरत है। मुझे वैसा टेम्परेचर क्रिएट करना है, मुझे वैसा पीएच चाहिए, मुझे वैसा न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए, मुझे वैसा जेल चाहिए। ठीक है, तो मुझे कई सारी चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो हम इसका क्या देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस जरूरी है। सबसे पहले इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर कंडीशंस या फिर थिंग्स नेसेसरी फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, प्लांट टिश्यू कल्चर डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। कौन कौन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, मैंने अभी अभी बताया है। क्या क्या हो जाएंगे वो फैक्टर, हो सकता है वो हमारा टेम्परेचर हो, ठीक है, या हो सकता है वो मेरा पीएच की बात हो रही हो, या मेरे न्यूट्रिएंट मीडिया की बात हो रही हो, नहीं, न्यूट्रिएंट मीडिया की बात हो रही हो, या मेरे जेल की बात हो रही हो, या मैं क्या कह सकती हूँ, किस चीज की बात हो रही हो, कार्बन सोर्स की बात हो रही हो जो प्लांट को चाहिए हमारे। तो ये सब और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हम इसके अंदर देखते हैं, जिसके कारण प्लांट टिश्यू कल्चर जो है अपना सक्सेस कर सकता है, हमें सक्सेसफुल वैसा प्लांट मिल सकता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब हम सबसे पहले जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होता है कि प्लांट की सबसे बेसिक नीड क्या होगी। तो पहले हमारे आ जाते हैं इसेंशियल मिनरल्स। इसेंशियल मिनरल्स, ठीक है, इसेंशियल मिनरल्स की अगर अपन बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं बेटा। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो प्लांट को दो तरह के न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो मींस क्या होता है, वो न्यूट्रिएंट जो उसको ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है कि उसको स्मॉल क्वांटिटी में भी अगर वो चीज मिल रही है ना तो इनफ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम हो गया हमारा, इसी के साथ मैग्नीशियम हो गया और सल्फर हो गया, ये हमारे इसके अंदर हो गए। इसके अंदर हमारे फेरस हो सकता है, मैंगनीज हो सकता है, जिंक हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है। ठीक है, ये सब हमारे किसके अंदर आ जाएंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। मैक्रो क्या होते हैं, जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। और माइक्रो जो होंगे वो हमें कैसे चाहिए होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर। तो पहली नीड तो हमारे प्लांट की हमने क्या देख ली, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसको क्या क्या न्यूट्रिएंट वहां पे चाहिए है पर्टिकुलर ग्रो करने के लिए, ये सब करने के लिए। अब हम क्या देखेंगे, इसको कौन कौन से विटामिन चाहिए होंगे, इसको कौन कौन से अमीनो एसिड्स चाहिए होंगे। तो हमारा दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आ जाएगा, अमीनो विटामिन एंड अमीनो एसिड। तो ये क्वेश्चंस कई बार अराइज हो जाता है कि नेम सम विटामिन्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन प्लांट टिश्यू कल्चर। अब हम देख लेते हैं कुछ विटामिन एंड अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड्स कौन कौन से विटामिन काम में आते हैं बेटा,
विटामिन वो B1 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, इसी के साथ विटामिन E हो गया, विटामिन C हो गया। तो हम सब ये चीजें इसके अंदर काम में लेते हैं। तो हमने क्या देखा, हमारे कौन कौन से विटामिन हो जाएंगे। एक हो गया हमारा थाइमीन, जिसको हम क्या कहते हैं, विटामिन B1, निकोटिनिक एसिड, विटामिन B2 और पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, विटामिन C दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन E जिसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल। तो ये सब चीजें मेरे विटामिन किस में काम आएगी, प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काम आएगी। इसी के साथ में क्या देखती हूँ, कुछ सप्लीमेंट भी होते हैं मेरे, जो क्या करता है, विटामिन एंड अमीनो एसिड्स की ही तरह काम करते हैं। इसके अंदर मेरा एक हो जाएगा कोकोनट ऑयल या फ्रूट जूसेस, कोकोनट मिल्क, फ्रूट जूसेस एंड माल्ट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इस तरीके से कुछ सप्लीमेंट है जो भी मेरे विटामिन और अमीनो एसिड्स को क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। इसी के साथ अगर अपन आगे देखते हैं तो मेरा कुछ मुझे कार्बन सोर्स भी चाहिए है ना। तो कार्बन सोर्स काफी नीड है प्लांट को, तभी तो वो फुलफिल कर पाएगा ना अपनी चीजों को। तो हम क्या कह सकते हैं, सोर्स ऑफ कार्बन, फिक्स्ड सोर्स ऑफ कार्बन। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या देखती हूँ, फिक्स सोर्स ऑफ कार्बन के अंदर कि मेरा जो सुक्रोज होता है वो मेनली इसके अंदर काम में आता है। तो हम कह सकते हैं सुक्रोज इज मेनली यूज्ड एज अ कार्बन सोर्स इन प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत बार अराइज हुआ है, नेम द कार्बोहाइड्रेट विच इज मेनली यूज्ड एज अ कार्बन सोर्स इन अ प्लांट। तो हम कह देंगे सुक्रोज। अब जब मैं इसको स्टेरिलाइजेशन करवा रही हूँ, ठीक है ना, मैं इसको कंटेमिनेशन फ्री कर रही हूँ मीडिया को, तो मैं क्या देखती हूँ उस टाइम पे कि मेरा जो सुक्रोज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। किस किस के अंदर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। जिसमें मैं क्या देखूंगी, जो हमारे प्लांट सेल है वो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, हमारी ग्लूकोज यूज में लेंगे और उसके बाद क्या लेंगे, फ्रक्टोज काम में लेंगे। इसी के साथ हम और भी चीजों का यूज में लेते हैं, जैसे कि लैक्टोज, माल्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं इसके अंदर कैसे सक्सेस मिलती है, लिमिटेड सक्सेस। अब इसके साथ हमने क्या देख लिया, ये फिक्स कार्बन सोर्स हो गए हमारे कुछ। अब हम देखेंगे कौन सी पीएच चाहिए होती है प्लांट को काम करने के लिए, क्योंकि हर प्लांट ना एक पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करेगा। तो हमने क्या देखा, पीएच, उसके साथ हम देखेंगे कौन सी जेल हम काम में लेंगे। तो बात हो रही है पीएच की। ठीक है, तो पीएच जो होता है बेसिकली हमारा वो कितना कंसिडर होता है, 5.7। कितना, 5.7। तो क्वेश्चन अगर आता है कि कौन से पीएच पे अपन प्लांट टिश्यू कल्चर कराते हैं, तो 5.7 पीएच इज यूज्ड बेसिकली फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज में आता है। इसी के साथ अगर मैं देखती हूँ जेलिंग एजेंट, क्या जेलिंग एजेंट, तो हमने ये पहले भी डिस्कस करा है कि अगार जेल जो है हमारी, अगार जेल, ठीक है, जो किससे मिल बिलोंग करती है हमारी, हम कहते हैं रोडोफाइसी फैमिली जो है उसकी जो रेड एल्गी है ना, उससे हमें ये देखने को मिलती है। रेड एल्गी में हमने देखा था कौन कौन सी थी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। तो ये दो जो सीवीड थे इससे हमें क्या देखने को मिल रही थी, ये वाली हमें जो थी अगारजेल मिल रही थी। इसी के साथ मैं क्या कह सकती हूँ, इसके क्या एडवांटेज है, इट डू नॉट रिएक्ट विथ मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ये क्या करेगी, मीडिया के साथ जो भी कॉन्स्टेंट होंगे उसके अंदर उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। एंड इट इज स्टेबल, और ये क्या करती है, मेनली स्टेबल रहती है। तो इसके हमें कोई डिसएडवांटेज बेसिकली देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए अपन अगार जेल को काम में लेंगे। तो ये किससे मिलती है, रोडोफाइसी से। रेड एल्गी में जो होते हैं जेलिडियम ग्रेसिलेरिया से मिलती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, हमारे सीवीड होते हैं,
इसी के साथ हम क्या देखते हैं, ये कोई मीडिया के साथ रिएक्ट नहीं करती और काफी स्टेबल होती है। अब हमने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, मीडिया बना लिया, सब कुछ कर लिया, अब हमें उसको कंटेमिनेशन फ्री तो करना है, जर्म फ्री तो उसको करना ही पड़ेगा ना, वरना हमारा पूरा मीडिया कंटेमिनेट हो जाएगा, जिसके कारण हमारा टिश्यू कल्चर सक्सेसफुली डन नहीं हो पाएगा। तो हम उसको क्या कह देंगे, स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन। इसके अंदर मैं क्या करवाती हूँ, मेरा ऑटो क्लीविंग होगा, ऑटो क्लीविंग एंड फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, फिल्टर स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। फिल्टर स्टेरिलाइजेशन होगा तो मैं क्या देखती हूँ, स्टेरिलाइजेशन के दौरान मेरे अंदर जो मीडिया के अंदर जो विटामिन, अमीनो एसिड वगैरह होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। अब प्लांट को जो विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड वगैरह दे रही हूँ वही डिकम्पोज हो गए तो प्लांट ग्रो कैसे करेगा। तो उसके लिए अपन क्या देखते हैं, कुछ और दूसरे केमिकल्स का यूज करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन द विटामिन्स, amino acid, proteins etc get decomposed due to it, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ कैल्शियम, हम कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारा आ जाता है 1 से 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड। इसी के साथ हमारा क्या आता है, कैल्शियम अपन हाइपोक्लोराइड यूज में ले सकते हैं, हाइपोक्लोराइड। इसी के साथ अपन इथेनॉल काम में ले सकते हैं, ठीक है। इथेनॉल, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ये सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये सब अपन यूज में लेते हैं ताकि विटामिन, अमीनो एसिड, प्रोटीन ये सब डिकम्पोज ना हो। तो हमने क्या देखा, हमने काम में ले लिया। अब ये सारे प्रोसेस हो गए तो इसी से हमने, जैसे प्लांट टिश्यू कल्चर से जो हमें कई सारे प्लांट देखने को मिले ना, इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, माइक्रो प्रोपगेशन। तो हमारी लास्ट 2 टर्म्स बचती है, एक आ जाता है हमारा माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारे सोमा क्लोन्स, सोमा क्लोन्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, माइक्रो प्रोपगेशन क्या हो गया, द फॉर्मेशन ऑफ मैनी प्लांट्स फ्रॉम टिश्यूज, ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। हमने क्या देखा कि कैसे हमने टिश्यूज की मदद से कितने सारे प्लांट्स को ग्रो कर लिया, ये माइक्रो प्रोपगेशन होते हैं। अब जो प्लांट हमारा बन रहा है ना, जो प्लांट हमारा बना वो हम क्या देखते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट के थ्रू, जिससे वो बन रहा है उसके पूरे आइडेंटिकल होता है, इसलिए हमने उसको क्या कह दिया, सोमा क्लोन्स। तो द प्लांट इज आइडेंटिकल टू plant from which it is made, that is why it is known as सोमा क्लोन्स, ठीक है। वो प्लांट के एग्जैक्ट सिमिलर है, जेनेटिकली सब तरीके से सिमिलर है, इसलिए मैंने क्या कह दिया उसका, सोमा क्लोन्स। तो ये था मेरा माइक्रो प्रोपगेशन और सोमा क्लोन्स। प्लांट टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक जो था हमारा यही खत्म होता है, ये वाला। तो कल हम पढ़ेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स प्लस उनके एडवांटेज वगैरह, ये सब हम देखेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।